हेलो एवरीवन। हमारी आज की कहानी हमारे वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक वर्टिकल ड्रामा एक्टर की होने वाली है विथ लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन्स। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड जिया को हमें दिखाया जाता है जो कि मेल लीड फूजी को बुली कर रही होती है। लिटरली वो उसे काफ़ी परेशान कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं जो कुछ कहूँगी तुम्हें ये करना पड़ेगा। यहाँ पर जिया फौजी के मज़े ले रही होती, उसे काफ़ी परेशान कर रही थी और फौजी सब कुछ झेल रहा था। वो जिया से पूछता है, क्या सच में तुम यही करना चाहती हो? तभी जिया को कुछ रियलाइजेशन होता है, उसे पता चलता है वो एक नोवेल वर्ल्ड में है, वो एक विलन है और फौजी उससे भी बड़ा विलन है। जिया की एंडिंग तो ये है कि एट द एंड वो निपट जाती है और उसे निपटाने वाला कोई और नहीं फौजी था। जब जिया एक्चुअल में निपट रही थी तभी वो अपने पूरे विल पावर को जमा करती है और स्ट्रॉन्ग करती है और सोचती है कि नहीं, उसे अपनी कहानी को बदलना है, वो अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहती है। उसकी एंडिंग ऐसे नहीं हो सकती। उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होती है और वो ट्रांसमिग्रेट होकर के कहानी के उसी शुरुआत में पहुंच जाती है। अब जिया का जो कैरेक्टर था वो अवेक हो चुका था पूरी तरीके से, यानी कि उसे पता था कि अब वो नॉवेल के अंदर है। उसे ये भी पता था कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है और अब वो ये सोच रही होती है, भले ही वो विलन बन के आई है, फौजी उसका बड़ा विलन है जो कि उसे आगे चल के हर्ट करने वाला है, लेकिन उसे अपना फ्यूचर बदलना होगा। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जिया को ये बात पता नहीं था। वो फौजी से माफ़ी मांगने लगती है तुरंत ही, पहले चीज़ों को हैंडल करने के लिए। कहती है, आई एम सॉरी सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। असल में तुम यूँ समझ लो कि बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम जाओ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। फौजी कन्फ्यूजन में था, है यहाँ चल क्या रहा है? जो बंदी लिटरली उसे परेशान करते रहती थी, उसकी मॉम के ट्रीटमेंट को लेकर के उसे ब्लैकमेल करते रहती थी जस्ट बिकॉज वो फौजी के स्टेप ब्रदर फोयन को पा नहीं सकी और उसको इंसल्ट करने के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया था। आज वो बंदी उससे माफ़ी मांग रही है। जिया सोच रही होती है ऐसा करने से वो फौजी से पीछा छुड़ा लेगी और उससे दोबारा नहीं मिलेगी तो फौजी कभी उसे दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है और उसकी बॉडी जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो वापस से जिया वही विलेन कैरेक्टर में बन जाती है। फौजी को परेशान करना शुरू कर देती है, उसे नील डाउन होने के लिए बोल करके बिल्कुल उसके साथ उसी तरीके से बिहेवियर किया करती है जैसे कि वो नॉवेल में किया करती है। फिर थोड़ी देर बाद जिया को होश आता है। वो कन्फ्यूजन में थी, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसने फौजी को इतने बुरी तरीके से कैसे हर्ट कर दिया। फिर वो समझ जाती है असल में हो कुछ ये रहा है, वो कहानी के मेन प्लॉट को तो चेंज नहीं कर सकती है, चांसेस बहुत रेयर है कि वो अपने फ्यूचर को चेंज कर पाएगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो ऑफलाइन कितनी भी चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करे, जैसे ही कहानी का मेन प्लॉट आएगा वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी जैसा कि स्क्रिप्ट राइटर ने ये सब कुछ लिखा है। जिया को याद आता है फौजी को इतने टॉर्चर करने की वजह से फौजी लिटरली उसे निपटाने वाला था, तो वो फ़िलहाल अपने घर जाती है, सारी ज्वेलरीज वगैरह पैसे वगैरह पैक कर दी है, वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी। अपने पेरेंट्स से मिलती है, उसके पेरेंट कहते हैं क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है। यह बता रही है, मॉम डैड मैंने फू फैमिली को जो है ऑफेंड कर दिया, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना वो हमारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर देंगे। उसके पेरेंट इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। इधर दूसरी तरफ फौजी को हॉस्पिटल में होश आता है। हमें पता चलता है कि फौजी जिया से पहले ज़्यादा अवेक हो चुका है और उसे पता था कि वो लोग इसे नॉवेल के अंदर है। चीज़ें उसे बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि क्या चल रहा है। इधर दूसरी तरफ जिया के पेरेंट्स उसकी बात मान जाते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि जिया ने गलती से फू फैमिली को जो है ऑफेंड कर दिया, वो लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं सीधे कंट्री छोड़ करके जाने के लिए। जिया सोचती है वॉशरूम में फौजी को बुली करने वाला सीन नहीं रिपीट होगा जब वो फौजी से दूर रहेगी तो, लेकिन जैसे ही वो म्यूजिक बजता है फौजी और जिया दोनों टेलीपोर्ट होकर के उसी वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। तब फौजी को समझ में आता है कि जिया अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है और ये
कितनी बार हो रहा है कहानी रिपीट, ये सिर्फ फौजी जानता था। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग था जो कि कहानी में आगे पता चलने वाला था। जिया वापस से विलन बन के आती है और वो फौजी पर अपना गुस्सा निकाल रही थी जस्ट बिकॉज फुयन ने उसे रिजेक्ट किया था। लेकिन जैसे ही मेन प्लॉट ख़त्म होता है, जिया बैक टू नॉर्मल हो जाती है। वो फौजी से कहती है, आई नो तुम्हें मेरी बातों का भरोसा तो होने नहीं वाला है। तुम ठहरे इतने बड़े विलन, लो अब तुम भी मुझे टॉर्चर कर लो जैसे मैं तुम्हें कर रही थी। फौजी उससे पूछता है, क्या हुआ है बताओगी? जिया कहती है, क्या फ़ायदा, अगर मैं बताऊँ भी तो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। फौजी कहता, बताओ मैं तुम्हारी इस सारी बात पर भरोसा करूँगा। जिया कहती है, तो फिर सुनो, असल में सच्चाई ये है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। हम लोग एक नॉवल के अंदर है। स्क्रिप्ट राइटर ने ये कहानी पहले ही लिख दी है और उस कहानी में हम दोनों ही विलन हैं। मैं विलन फीमेल कैरेक्टर हूँ और तुम मुझसे भी बड़े विलन हो। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था फुयन को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उससे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मैंने इसके लिए तुम्हारी माँ को लेकर के ब्लैकमेल किया था। दैट्स वाई तुम मुझसे नफरत करते हो और तुमने अंत में मेरी फैमिली को बैंकरप्ट किया और मुझे भी रास्ते से हटा दिया। फौजी सोचता है जिया को उसकी पहले की मेमोरी याद नहीं है। असल में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए कहानी के एंडिंग में फौजी ने जैसे ही जिया को कन्फेस किया था, उस समय वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। आफ्टर दैट वो ये दुनिया छोड़ करके चला गया था। लेकिन जिया को बस इतना ही याद था कि वह एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि विलन है और वो फुयन मेल लीड के पीछे पड़ी रहती है। इस वजह से उसने फौजी का इस्तेमाल किया था। फौजी यहाँ पर कहानी चेंज नहीं कर सकता था, वो जानता था। जिया के साथ इसी बहाने वो कुछ वक्त बिता पा रहा था। दैट्स वाई वो जिया के साथ गेट अलॉन्ग होने की एक्टिंग करता है। वो कहता है, ठीक है, कहानी के हिसाब से वो जितना उसे टॉर्चर करना चाहती है कर सकती है, वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। जिया कहते, नहीं नहीं, इससे तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम होगा। फौजी कहते, कोई नहीं, वो सब झेल लेगा। तो आज से पार्टनर हम साथ में काम करने वाले हैं। तुम मुझे आगे बताओगी कहानी में क्या होने वाला है। जिया ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है, वो अग्री कर जाती है। आफ्टर दैट वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। फौजी और जिया उस पार्टी में साथ में गए हुए थे जहाँ पर कि फुयन का भी एंट्री होने वाला था। जिया फौजी को बताती है कि देखना यहाँ पर हीरोइन की एंट्री होगी। तभी वही गरीब गर्ल लिली वेट्रेस का काम कर रही थी, वो गलती से जिया से टकराती है। जिया उसे फ़िलहाल माफ़ कर देती है। फौजी को वो बताती है असल में यही फीमेल कैरेक्टर है जिससे आगे चल के तुम्हें और फुयन को प्यार होने वाला है। फौजी कहता है, तुम कैसे श्योर हो कि मुझे लिली से प्यार होगा? जिया कह रही है, कहानी में तो यही है। फौजी कहता है, कभी कभी कहानी जो होती है वो एक्चुअल स्टोरी नहीं होती है, हमें उस कहानी के असली मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जिया इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो उसे बताती है, अभी फुयन यहाँ पर आने वाला है, एक सीक्रेट बताती हूँ। फुयन और लिली पहले ही इंटीमेट हो चुके हैं, बस उन्हें ये बात पता नहीं है। यही शॉर्ट ड्रामा का क्लीशे प्लॉट जो है वो यहाँ पर रिपीट होने वाला है। यहाँ पर फुयन जैसे ही आता है वो लिली को देख करके पहली नज़र में पसंद करने लगता है। बेचारी गरीब सी खूबसूरत लड़की वेट्रेस का काम कर रही है। जिया को वापस से वो म्यूजिक सुनाई देता है। वो कहती है, वापस से हम स्टोरी प्लॉट में आने वाले हैं। जिया यहाँ पर स्टोरी प्लॉट के हिसाब से विलेन बन के लिली को परेशान करने के लिए चली जाती है, जिसे देखती ही फुयन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अब जिया कह रही थी, फुयन ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ये तो कर रही हूँ, देखो ये कितनी घटिया लड़की है, ये अपना इस तरीके से खूबसूरती की नुमाइश करते हुए तुम्हें फंसाने का कोशिश करिए। फुयन जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिया कहती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, हमारी एंगेजमेंट पहले ही हमारी फैमिलीज ने फिक्स कर दी है। स्टिल तुम मुझे छोड़ करके किसी और गर्ल में इंटरेस्ट रखोगे तो मुझे उससे रास्ते से हटाने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। फुयन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात कई बार क्लियर कर दिया है, चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होने वाला हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाला हूँ। लिली यहाँ पर जिया से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैं कोई फुयन को पटाने का कोशिश नहीं कर रही, मैं तो बस गलती से ट्रिप कर गई थी और फुयन ने मेरी जान बचाई। जिया यहाँ पर फौजी को अपने पास बुलाती है। फौजी समझ जाता है अब उसके कैरेक्टर का यहाँ पे रोल करने का वक्त आ चुका है। वो फुयन को बताती है, हमारी फैमिली ने बस तुम्हारी फैमिली के साथ इंगेजमेंट की डील फिक्स की थी, तुम दोनों ही भाई हो, तुम दोनों में से मैं किसी को भी चूज़ कर सकती हूँ, तो मैं फौजी को चूज़ करती हूँ शादी करने के लिए।
इस बात को प्रूफ दिखाने के लिए वो फौजी को किस भी कर लेती है। फौजी को नहीं पता था कि इस कहानी में रोमांटिक सीन्स भी होने वाले हैं, लेकिन जिया तो जानती थी ना कि ये रोमांस नॉवेल है, तो रोमांटिक सीन्स तो भर भर के होने वाले हैं। उसे फौजी को किस करते हुए देख करके फुयन गुस्सा करते हुए कहता है कि वो बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए इस हद तक जा रही है। वो हंसते हुए कहती है, गलत बात, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं असल में फौजी से ही शादी करने वाली हूँ, बस तुम्हें ये बात बता रही हूँ। फुयन को इस बात से कहाँ ही कोई फ़र्क पड़ने वाला था। जिया जानती थी कि कहानी का मेन हीरो, मेन लीड फुयन है और लिली फीमेल लीड है। यहाँ पर प्लॉट ख़त्म होती ही जिया बैक टू नॉर्मल आ जाती है। वो खुद को संभालती है। अभी जो कुछ उसने फौजी को किस किया था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। फौजी उससे बात करने के लिए आता है और वो उसे कह रहा था, अब ये किसिंग सीन को थोड़ा तुम एक्सप्लेन करोगी। वो काफ़ी ऑकवर्ड तरह से कहती है, एज यू नो ये एक रोमांस नॉवेल है और इसमें रोमांटिक सीन्स तो होंगे ही ना, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो बार बार स्क्रिप्ट राइटर को काफ़ी भला बुरा बोल रही थी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर ने अगर इतनी घटिया राइटिंग ना की होती तो ये सब कुछ उसे नहीं झेलना पड़ता। फौजी यहाँ पर जिया से पूछता है, फिलहाल के लिए प्लान तो कंप्लीट हुआ है, आगे क्या करना है। जिया उसे 2 मिनट रोकने के लिए कहती है, फिर वो लिली से बात करने के लिए जाती है। वो लिटरली उसे माफ़ी मांग रही थी जो कुछ हुआ और कह रही थी, देखो जस्ट ये समझ लो कि बीच बीच में मेरी बॉडी पोजेस हो जाती है और इस पोजेशन के केस में मैं तुम्हें बुली करती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ। आगे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं रियल में ऐसी नहीं हूँ और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे ना तो लिली उसकी बातों का ट्रस्ट करती है और ना ही फुयन। ऐसे बकवास बातों का भला कौन ही भरोसा करने वाला था। जिया सोचती है, ऐसा कैसे हो रहा है, फौजी तो उसकी बातों का एक बार में ट्रस्ट कर लिया था, लेकिन फुयन और लिली तो इसकी बात समझने के लिए ही नहीं तैयार है। यहाँ तक कि फुयन जिया को साइड करके लिली को वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रहा था। तभी फौजी बीच में आ जाता है। वो फुयन से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें दूसरे के फियांसे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। फुयन फौजी को समझाने का कोशिश करता है कि वो गलत कर रहा है। फौजी उसे कहता है, मैं तुम्हारे फैमिली का मोहताज कभी रहा नहीं हूँ और मैं तुम लोगों के बिना आराम से एडजस्ट कर रहा हूँ और अपना लाइफ जी रहा हूँ, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा ना। वो यहाँ पर जिया को प्रोटेक्ट करता है। फुयन और लिली तो वहाँ से चले जाते हैं। एक और सीक्रेट यहाँ पर रिवील होता है जिया को। जिया जब भी प्लॉट को रिवील करने का कोशिश करती थी फौजी के अलावा किसी और के सामने, तो वो म्यूट हो जाया करती थी। अब आप इसका रीज़न तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि फौजी अवेक हो चुका है, उसे अपने कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है। दैट्स वाई फौजी जिया थी वो फौजी के सामने फ्यूचर, वहाँ के की पॉइंट सब कुछ डिस्कस कर पा रही थी और फुयन और लिली के सामने उसे नहीं बोला जाता है, यानी उसकी वॉइस ही गायब हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो ये बात सोचती है कि नहीं वो ये बात नहीं बोलेगी, तब जाकर के उसकी वॉइस वापस आती है। फुयन यहाँ पर फौजी को वार्न करता है, वो जिया जैसी लड़की के लिए अपनी फैमिली से पंगा ले रहा है। फौजी हंसते हुए कहता है, कौन फैमिली, मैंने उस फैमिली से कब के रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और व्हाट डू यू मीन जिया जैसे, जिया परफेक्ट है और वो उसकी फियांसे है। वो फुयन की फियांसे तो है नहीं, तो उसे इस बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फुयन यहाँ पे लिली को लेकर के जाता है। जिया थोड़ा सा चैन का सांस लेती है। वो फौजी से कहती है, वैसे एक्टिंग काफ़ी अच्छे कर लेते हो, जिस तरीके से तुमने एक्टिंग की थी एक बार को, तो मैं भी तुम्हारी इस एक्टिंग को लेकर के सीरियस हो गई थी। दूसरा सीन वो फौजी को लेकर के जाती है और आगे जो कुछ भी प्लॉट में होने वाला था वो फौजी के साथ डिस्कस करती है। फौजी उसे कहता है, देखो प्लॉट के हिसाब से तुम चाहे मुझे जितना भी बुली कर रही हो, वो सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि फौजी उससे प्यार करता और उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ कर रहा है। जिया याद दिलाती है कि अभी वो उसकी मॉम का ऑक्सीजन ट्यूब निकालने वाली है और सारा ब्लेम जो है वो फुयन पे डालने वाली है। वो लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर कि जिया ने डॉक्टर्स को पहले ही सारा प्लान जो था वो समझा दिया था, आगे वो क्या करने वाली और उसको डॉक्टर्स को वहाँ पर इस बात का क्या रिएक्शन देना है। डॉक्टर्स अग्री कर जाते हैं। जिया थोड़ी नर्वस थी। फौजी उसे काम डाउन करता और कहता है, डोंट वरी, तुमने सब कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर ली है ना, और ऊपर से मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा अपनी माँ को, तुम्हें ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जिया को थैंक्स कहता है।
जिया कहती है थैंक्स कैसे करने वाले हो? फौजी कहता है अपनी बॉडी से। जिया शर्माते हुए बाहर चली जाती है। जैसे ही नोवेल का यहाँ पर वो म्यूजिक बजता है, जिया विलन फॉर्म में आ जाती है। फौजी के मोम का ऑक्सीजन निकाल देती है। वो बस वेट कर रही थी कि जैसे ही ये प्लॉट ख़त्म हो फौजी यहाँ पर आता है। जिया जल्दी जल्दी उसे बताती है तुम्हारी मोम को दवाओं को असल में किसी ने चेंज कर दिया है, जल्दी से अपनी मोम को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाओ। फौजी अपनी मोम को पहले ऑपरेशन थिएटर में एंटर कराता है। डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। जिया जब होश में आती है तो वो खुद पर रिग्रेट कर रही थी, उसने इस चीज़ को इतनी कैजुअली कैसे ले लिया। फौजी की माँ इस दुनिया से निपट सकती थी, जा सकती थी हमेशा हमेशा के लिए, तब वो कभी भी उसे वापस नहीं लेकर के आ पाती। उसे अपनी इस डिसीजन पर काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि उसने इन चीज़ों को काफ़ी कैजुअली कैसे ले लिया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार कौन है जो कि फौजी की माँ को मारना चाह रहा है, क्योंकि तभी तो उसने फौजी की मोम के दवाओं को चेंज किया था। फौजी जिया को काम डाउन रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत परेशान थे। उसे इस बात का डर था कि वो छोटा सा फ्यूचर नहीं बदल पा रही है तो वो अपना फ्यूचर क्या बदलेगा। तभी डॉक्टर्स आते हैं, बताते हैं फौजी की माँ बिल्कुल ठीक है। तब जिया यहाँ पर थोड़ा सा चैन का सांस लेती है, वो फौजी को हक कर ले रही है। ये बहुत बड़ी बात थी। भले ही कहानी में उन लोगों ने बिल्कुल छोटी सी चेंजेस की है, लेकिन कम से कम चेंज कर तो पाए हैं। जिया यहाँ पर फौजी को कहती है अपनी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना, उन्हें आईसीयू में ही रखना और गार्ड्स भी लगा देना उनकी सेफ्टी के लिए। फौजी जिया को वापस से थैंक्स कहता है। जिया को फौजी का वो फ्लर्टिंग बिहेवियर याद आता है जो फौजी ने उसे कहा था कि वो जिया को अपनी बॉडी से थैंक्स बोलना चाहता है। जिया उसके इरादे समझ रही थी, स्टिल वो उसे रिजेक्ट कर देती है, कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो फौजी को रोड साइड स्टॉल पर खाना खाने के लिए लेकर के जाती है। वो कहती है असल दुनिया में तो मैं ये फ्राइड फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, लेकिन फाइनली अब जब मैं अवेक हो चुकी हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपने टेस्ट बड का भी ध्यान रखूँगी। फौजी यहाँ पर जिया को बताता है असल में उसे काफ़ी टाइम से एक सपना आ रहा है जहाँ पर कि वो जिया को कह रहा है उसे जिया पर पूरा भरोसा है और आफ्टर दैट वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जा रहा है। इस बार जिया से मिला ना तो वो शुरुआत से उसकी बातों का ट्रस्ट कर रहा है। जिया कहती है बस एक सपने की वजह से वो उसकी बातों का ट्रस्ट कर रहा है। फौजी कहता है हाँ और नहीं तो क्या। वो सोचता है कि चलो वो भी अवेक हो गया है, ये बात वो जिया को बता दे। लेकिन जैसे वो बताने वाला था जिया को याद आता है 1 मिनट, अभी कोई प्लॉट आने वाला था। इससे पहले कि वो फौजी को कुछ बता पाती वो लोग उस प्लॉट में पहुंच जाते हैं। वो प्लॉट ये था जहां वो फौजी को वापस से बुली कर रही थी और उसे फुएन के खिलाफ उकसा रही थी कि उसी ने उसकी माँ को निपटाया है और वो जाकर के उसकी फैमिली से रिश्ते नाते तोड़ने के लिए बोले और उससे बदला ले। यहाँ पर रिया फौजी को ऐसे कैंडल वैक्स गिरा करके उसे बुली कर रही होती है। जैसे उसे होश आता है वो काफ़ी रिग्रेट करने लगती है कि उसने फौजी को इस तरीके से हर्ट कर दिया। उसे सॉरी बोलती है। उसके पीठ पर बने कैंडल के निशान देख करके उसे काफ़ी रिग्रेट महसूस हो रहा था, लेकिन फौजी उसे कहता है वो ठीक है, जिया को इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने जिया को कहा है ना कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। जिया रात में बैठ करके आगे स्टोरेज में जो कुछ भी होने वाला है इन चीज़ों को लिख रही थी ताकि फौजी के पास भी उसकी एक कॉपी रहे और दोनों मिल करके डिस्कस कर सके। फिर वो नीचे जाती है तो देखती है फौजी उसके लिए खाना बना रहा है। वो इतना अपीजिंग दिख रहा था ना कि वो बस उसे थोड़ी देर तक देखती ही रह जाती है। फौजी खाना बना करके टेबल पर आता है जहाँ पर कि जिया खाना टेस्ट करके बोलती है यार ये तो बहुत टेस्टी है। फौजी उसे कहता है अगर तुम्हें पसंद आया तो वो हर रोज़ जिया के लिए इस खाने को बना सकता है। जिया सोचती है ये विलन इतना फ्लर्टी कब से हो गया। वो लोग आगे का जो प्लॉट है वो डिस्कस कर रहे थे। प्लॉट के हिसाब से फौजी गुस्से में फुइन के घर जाता है और अपने डैड से रिश्ता तोड़ने के लिए बोल देता है। इसके बाद उसकी काफ़ी पिटाई लगती है। जिया को फौजी की काफ़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं इस पिटाई में उसके पंगे ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। वो फौजी का फिक्र करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फौजी उसे अग्री कर देता है। वो जिया से बहुत प्यार करता था, बहुत लंबे समय से प्यार करता था, बट अफसोस बेचारा जिया को जब भी स्टोरी में उसे बात बताने का कोशिश करता उनकी स्टोरी का तो एंड ही हो गया था। प्लॉट के हिसाब से वो दोनों फौजी के घर पहुंचते हैं।
जहाँ पर कि ये कहानी के विरुद्ध था, तो जिया रूम के अंदर नहीं जा पाती है। एक इनविजिबल वॉल था फूजी जिया के बीच। फूजी कहता है डोंट वरी, तुम यही वेट करो, मैं प्लॉट का ये ख़त्म करके आता हूँ। जिया की मजबूरी थी, वो घर के दूसरे विंडो से घर में क्या चल रहा है देखने का कोशिश कर रही थी। फूजी यहाँ पर फूइन की फैमिली से मिलने के लिए जाता है। उसकी स्टेप मदर ने पहले ही फूजी के खिलाफ अपने हस्बैंड को भड़का दिया था। उसके फादर यहाँ पर फौजी पर बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे, तुम मेरे बेटे फूयन को कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? किसी ने तुम्हारी माँ को मारा है। तुम्हारी माँ तो खुद ही इतना घटिया थी। फौजी कहता, अच्छा वो घटिया कैसे थी? फूयन यहाँ पर फौजी को बचाने के लिए आता है। अपने डैड से कहता है, डैड अभी फौजी बच्चा है, उसे ज़्यादा समझ नहीं है, आप उस पर गुस्सा मत करिए। फौजी कहता है, ज़्यादा मेरे सामने इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल पहले जो मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्ही ने कराया। फूयन कहता है, भले वो ड्राइवर मेरा था, लेकिन वो एक्सीडेंट मैंने नहीं कराया था। भला मुझे क्या मिलने वाला है, और मैंने तो पर्सनली उस डॉक्टर को जेल भी भेजा था। फूयन के डैड उसे कह रहे थे कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे बारे में कितना सोचा है, तुम हो कि बस बेफिजूल की हरकतें दिन भर करते रहते हो। फौजी उसे कहता है, अच्छा बेफिजूल की हरकतें? वो जो था जानबूझ करके फौजी की माँ का इंसल्ट करने लगता है, कहने लगता है, तुम्हारी माँ बहुत ही घटिया औरत थी, उसने मुझे ड्रग किया था अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, जिसका नतीजा तुम हो। लेकिन फौजी जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके डैड को किसी और ने ड्रग किया था और तब वो फौजी की माँ के साथ इंटीमेट हुए थे। इस वजह से फौजी की माँ यहाँ बेचारी अब हॉस्पिटल में झेल रही है। वो अकेली है, ना तो उसके साथ रिश्तेदार है और ना ही उसके फैमिली वाले। फौजी यहाँ पर वार्न करता है, अगर तुमने मेरा हिस्सा शेयर नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दूंगा। फाइनली यहाँ पर जो प्लॉट था वो ख़त्म हो जाता है। जिया अब घर के अंदर जा सकती थी। वो घर के अंदर सबसे छुपा के जाती है। तभी फूइन यहाँ पर उसे देख लेता है। वो जिया पर गुस्सा करने लगता है कि मेरा घर है और वो घर में चोरी छिपे ऐसे इंटर नहीं कर सकती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो उससे इग्नोर करके फौजी को देखने के लिए चली जाती है। फौजी यहाँ पर आता है। जिया उसकी चोट देख रही थी कि ठीक है ना। फौजी उसे कहता है कि हाँ ठीक है। फूइन के डैड जिया पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, फूइन ने तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है, आपका एक और बेटा फौजी है ना, मैं ये अनाउंस करने के लिए आई हूँ कि मैं उससे शादी कर रही हूँ। ये कहे कि वो फौजी को घर के बाहर लेकर के चली जाती है, जहाँ पर कि फौजी के डैड के बहुत सारे गुंडे यहाँ पर थे। जिया कहती है, 2 मिनट रुको, मुझे इनसे निपटना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। घर में रखी हुई पाइप लेकर के आती है और वो लिटरली इससे उन्हें पीटने लगती है। सारे एक एक बार तो गिरे जाते हैं। तब तक फूयन, उसका डैड और उसकी माँ भी यहाँ पर आ जाती है। फौजी उन गुंडों से पीठ पीछे लड़ने में लग जाता है और जिया एक एक करके उनकी पोल खोलने लगती है। सबसे पहले तो वो फूयन की माँ को कहती इतनी खूबसूरत हो, अपनी उम्र से इतने बूढ़े इंसान के साथ तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेटर डिजर्व करती हो? एक ऐसी बुरी स्टेप मदर बनने से बेहतर है कि तुम किसी की मदर ही ना बनो, क्योंकि तुमने क्या कुछ किया वो तो मुझे सब कुछ पता है। तुम्ही ने फूयन के ड्राइवर को ब्राइब किया था ताकि वो फौजी की माँ का एक्सीडेंट कर सके, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। ऊपर से जब फूयन के डैड ने फौजी की माँ का इंसल्ट किया था, जिया उसे क्लियर करती है कि अगर आपको ड्रग दिया गया हो तो किसी लड़की ढूंढने के अलावा भी और तरीके होते हैं खुद को ठीक करने के। अब ये सुनकर कि फूयन के डैड भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या असल में गलती उसी की थी। साथ ही में वो फूयन को कह रही है, तुमसे बड़ा ढक्कन मैंने कभी नहीं देखा। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं फौजी के साथ हूँ। तुम जो ये इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चलने वाला था। फौजी जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। फूयन को ये रियलाइज होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो असल में यानी बिल्कुल रियल वाला जिया से प्यार करता हो, लेकिन इस कहानी की वजह से उससे अलग होना पड़ रहा। फूयन, उसकी माँ और उसके डैड तीनों ही यही सारी बातों के बारे में सोच रहे थे जो कुछ आज जिया ने उन्हें बताया था। रास्ते में फौजी और जिया दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो फौजी से कहती, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं जैसे कि तुमने पहले क्लब में काम किया है। फौजी कहता, हाँ तुमने सही समझा, मैंने पहले क्लब में काम किया है।
अपनी माँ का हॉस्पिटल बिल्स निकालने के लिए। जिया यहाँ पर बेचारी फूजी के लिए काफ़ी बुरा फील करने लगती है क्योंकि वो अकेले ही इतना सब कुछ झेल रहा था। फूजी यहाँ पर जिया के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। वो फूजी के साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि उसे अपना फ्यूचर पता था। अगर यहाँ पर फूजी के साथ उसकी नहीं बनी या फिर बात ही नहीं हुई, बनने ना बनने की तो बात ही नहीं आती है, तब एट द एंड जिया कहाँ ही छोड़ करके जाएगी। हर जगह फौजी उसे ढूंढ ही लेगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने फूयन को घर बुलाया था ताकि वो इस चीज़ को चेंज कर सके, क्योंकि अब उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और फूयन को इस बात का एहसास उन्हें दिलाना ज़रूरी था। जब फूयन घर आता है तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि जियन फूजी की काफ़ी पिटाई लगाई होगी, क्योंकि फूजी ने तो यही बताया था उसे फ़ोन पर। लेकिन जैसे वो घर पर जाता है तो देखता है दोनों मस्त बैठ करके हॉटपॉट खा रहे हैं। फूयन कहता है, तुम लोग हॉटपॉट खा रहे हो? जिया कहती है, तो तुम्हें क्या लगा भला हम तुम्हें क्यों बुलाएंगे? फूयन इन दोनों की लवी डबी हरकतें देख करके काफ़ी इरिटेट हो रहा था और गुस्से में ही उठ के वहाँ से जाने का कोशिश करता है। लेकिन जिया कहती है, जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसी वजह से हमने चेयर में सुपर ग्लू लगा दिया। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि फूयन इसलिए नहीं हिल पा रहा था क्योंकि उसके कैरेक्टर का काम इस कहानी के हिसाब से अभी पूरे नहीं हुए थे। और जैसे ही वक्त होता है फूयन लिटरली टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है ऑफिस में। फूयन के मुंह में भी पहले वाला खाना था। वो कंफ्यूजन में था, लेकिन यहाँ पर आते ही ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ भूल गया। कंपनी में जिया पहले की तरह लिली को परेशान कर रही थी। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फूयन आ जाता है। वो जिया को कहता है कि तुम बहुत ही घटिया हो। जिया यहाँ पर फूयन को कहती है, असल में ये किसी काम की नहीं है। जिया ने तो रियलिटी में लिली के डिज़ाइन चोरी किए थे, लेकिन वो ब्लेम भी लिली पर ही लगा रही थी। फूयन यहाँ पर लिली का केयर करता उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। जैसे ही ये प्लॉट पूरा होता है जिया लिली से बात करने के लिए जाती है। उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेरी बॉडी बीच बीच में पोजेस हो जा रही है। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी कहानियों के कुछ पार्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ फीमेल कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। मतलब थ्रू आउट द स्टोरी देखा जाए तो जिया ने ही पूरी कहानी यहाँ पर संभाली हुई है। वो फूयन को याद दिलाने का कोशिश करती है कि वो सच में एक नॉवेल का कैरेक्टर है। अभी अभी तो फूयन को उसने होश में लाने का कोशिश किया था। स्टिल फूयन यहाँ पर पूरे कैरेक्टर में था। वो लिली का फिक्र कर रहा था और जिया को पागल कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिया सोचती है, मुझे नहीं लगता है फूयन का कुछ होने वाला है। उसका कैरेक्टर अवेक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो थोड़ी सैड थी। फूजी उसे कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली को बचाने का हम कोई और भी तरीका ढूंढ लेंगे। अगर फूयन अवेक नहीं हो रहा तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दोनों साथ में काफ़ी हैप्पी टाइम बिताते हैं। बाहर स्नोफॉल हो रहा था। जिया ने बहुत कम ही लाइफ में स्नोफॉल एंजॉय किया है। दैट्स वाई वो यहाँ पर फूजी को अपने साथ बाहर एंजॉय करने के लिए लेकर के जाती है और स्नोफॉल में वो लोग यहाँ पर फुल लॉन मस्तीबाजी करते हैं। घर जाने पर फूजी यहाँ पर जानबूझ करके जिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसके साथ रोमांस करने के इरादे में था, लेकिन जिया यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे टाल देती है और कहती है कि चलो आगे प्लॉट में क्या होने वाला है इस बारे में बात करते हैं। फूजी मन ही मन कहता है, उसे कब याद आएगा कि असल में उन दोनों का क्या रिश्ता है। अगले सीन में जिया फूजी को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जा रही थी। फूजी बहुत ही नर्वस था क्योंकि वो देखा जाए तो अपने होने वाले सास ससुर से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कि जिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैजुअली तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जा रही हूँ। लेकिन फूजी तो यहाँ पर अलग ही प्लान करके गया हुआ था। यहाँ पर जिया के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि ये कौन है। मतलब आइडेंटिटी तो उन्हें पता था, लेकिन उसका जिया से क्या रिश्ता है। वो कहती है, दोस्त है, डोंट वरी, सिर्फ दोस्त ही है। वो कहता है, हाँ अंकल, इतना अच्छा दोस्त सुनो कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो जिया ने मुझे घर पर अपना आसरा दिया हुआ है, तो मैं उसी के साथ उसके घर पर रह रहा हूँ।
अब उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कहीं ये दोनों सही में रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। फौजी बहाने बहाने में ये भी बता देता है कि वो जिया के साथ सोया करता है, भले उसने ये क्लेरिफाई नहीं किया था अलग कमरे में। जिया को फौजी काफ़ी फनी लग रही थी यहाँ पे। तभी वहाँ पर एंट्री होता है जिया की अडॉप्टेड सिस्टर क्यू की। अब वो उसकी कहानी पूछता है। जिया बताती है कि जिया बचपन में खो गई थी, तब उसकी फैमिली ने क्यू को अडॉप्ट किया था। जब 3 साल पहले जिया को उसकी फैमिली ने खोज लिया, तब क्यू पढ़ने के बहाने यहाँ से जा चुकी थी, ये कहते हुए कि अब जिया अपनी असली फैमिली में वापस आ चुकी है, तो बेहतर होगा कि वो थोड़ी अपनी आइडेंटिटी का औकात याद रखे। लेकिन उसकी फैमिली अब भी क्यू से बहुत प्यार करती थी, और यहाँ पर क्यू के आते उनका सारा फोकस क्यू पर चले जाता है। फौजी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। जैसे ही यहाँ पर जिया की माँ उन्हें खाने पर रुकने के लिए कहती है, वह तुरंत ही अग्री कर जाता है। क्यों यहाँ पर कहता है ये तुम्हारा दोस्त है क्या जिया? वो कहती हाँ हाँ मेरा दोस्त ही है, डोंट वरी। जानबूझ करके क्यों यहाँ पर फौजी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं खाने के टेबल पे वो नोटिस करता है उसकी पूरी फैमिली का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिली पर ही क्यों पर ही है। तो वो यहाँ पर जिया को फूड ऑफर करने लगता है। रास्ते में लौटते समय वो जिया की स्टोरी पूछता है। वो कहती है कि उसे ऑर्फनेज वालों ने रख लिया था, लेकिन जब भी कोई फैमिली उसे अडॉप्ट करती है वो लोग उसे छोड़ के चले जाते। भले उसे इस रिजेक्शन की आदत हो गई है, लेकिन उसे अकेले रहने से डर लगता था। बट अब वो समझ चुकी है कि वो एक नॉवल में है, तो ये बातें मैटर नहीं करती है। फौजी उससे कहता हाँ भले हम कहानी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम में भी जान है और हमारे इमोशंस जो है वो बिल्कुल रियल होते हैं। अब वो आ गया है ना, वो जिया को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। जिया यहाँ पर फौजी की ये गहरी बातों को सुन करके थोड़ी सोच में आ जाती है। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि फौजी उसे पसंद करने लगा है, या फिर फौजी अवेक हो चुका है। लेकिन वो इन दोनों ही बातों को नकार देता है अनटिल वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां पर कि फौजी अब खुद को रोक नहीं पाता है। वो जिया को कन्फेस करता है और कहता है हाँ वो उसे सच में पसंद करता है और बहुत ही लंबे समय से पसंद करता है। जिया को उसने कहा था कि वो अपनी बॉडी से थैंक्स करेगा, तब वो वक्त आ चुका है जिया का एहसान चुकाने का। जिया कहती है नहीं नहीं ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फौजी फिर भी इंसिस्ट करता है और वो आगे बढ़ के जिया को किस कर लेता है। जिया सोचती है वैसे भी तो वो नॉर्मल वर्ल्ड में ही है, जो भी करेगी कहानी ख़त्म होने के बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स भाई वो खुद को नहीं रोकती है। वो और फौजी यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब जिया की आँख खुलती है ना, तो वो बहुत ही शाई फील कर रही थी और सोच रही थी कि भले ही उन दोनों का रोमांटिक सीन सिर्फ प्लॉट में था, लेकिन अभी वो प्लॉट के कंट्रोल में तो थी नहीं, तो फिर यहाँ पर वो फौजी के साथ क्यों ही रोमांस की। वो खुद में ही थोड़ा शर्माने लगती है। फौजी देखता है और जिया से कहता है अब शर्माने का क्या फ़ायदा होने वाला है, जो कुछ होना था वो तो हमारे बीच हो गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे साथ अब एक रियल रिलेशनशिप में भी रहना चाह रहा हूँ। लेकिन जिया भी फौजी के साथ डेट नहीं कर सकती थी जब तक कि वो इस स्टोरी को एंड नहीं कर लेती है। अगले सीन में वो लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि कौन ही है जो कि उसकी फैमिली को बैंक करप्ट कर सकता है। बैंक करप्ट फौजी ने किया नहीं, फौजी अभी विलेन एरा में हो करके भी कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे आखिरकार कौन ही बैंक करप्ट कर सकता है। सबसे बड़ा निशाना उसकी स्टेप सिस्टर क्यू थी। हमें उसकी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि प्रोडक्ट लॉन्च फेल होने की वजह से कंपनी बैंक करप्टी पर जा रही थी। क्यों अपनी मॉम डैड के लिए सूप बना के लेकर के आती है। वो लोग पीते ही सो जाते हैं और हम लोग देखते हैं असल विलन क्यों है। वो अपने में ही बात कर रही थी कि अगर उन लोगों ने अपनी असली बेटी को नहीं ढूंढा होता और जिया वापस नहीं लौटी होती, तो क्यों को फैमिली के इनहेरिटेंस राइट के लिए कभी ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्यों एक विलन की तरह बिहेव कर रही थी, और उसे यहाँ पर पहले से पता था कि असल में उसकी फैमिली अब उसे छोड़ करके सब कुछ जिया को देने वाली है। दैट्स वाई उसने ये सब कुछ प्री प्लान किया था। जैसे ही वो अपने ही अडॉप्टेड मॉम डैड को मारने वाली थी, तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। कहती है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान इतनी आसानी से पूरा होने वाला है? तुम मेरे डैड को मॉम को यूं ही रास्ते से हटा दोगी और तुम जेल भी नहीं जाओगी और तुम आराम से कंपनी पे राज करोगी।
यहाँ पर क्यों कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैंने भी उन्हें अपना पेरेंट माना है, मतलब मैं उन्हें क्यों हर्ट करूँगी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके मॉम डैड अंदर से बाहर आ जाते हैं। उन्हें क्यों की असलियत का पता चल गया था। उसकी माँ खींच करके क्यों को थप्पड़ मारती है, कहती है इतने सालों का मैंने तुम्हें संस्कार दिया था, सब कहाँ डुबाई। क्यों कहती है ओ कम ऑन, अब ये हिपोक्रेट बिहेवियर मत करिए। जिया के आने के बाद आप लोगों का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया था। मुझे डर था कि मुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है। जिया गुस्से में उसे क्लेरिफाई करती है कि तुम लिटरली पागल हो। तुम्हें ये लग रहा था कि डैड के रिटायर होने के बाद मैं उनकी कंपनी संभालने वाली हूँ, बल्कि डैड ने विल में पहले ही लिख दिया था कि दोनों बेटियों में से जो भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा, कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर के आएगा, वो ही कंपनी का सीईओ बनने वाला है। क्यों को तो ये लग रहा था कि जिया के मॉम डैड उसे फेवर करेंगे जस्ट बिकॉज वो उनकी अपनी बेटी थी, लेकिन जैसे उसे सच्चाई पता चलता है तो उसे इस बात का रिग्रेट होने लगता है। उसने अपने पेरेंट्स के साथ गलत करने का कोशिश किया था। जिया ने पुलिस वालों को भी बुला लिया था, वो लोग क्यों को वहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। वो चली तो जाती है लेकिन अब भी वो जिया से हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पेरेंट जिया को कंसोल दे रहे थे, उसको उसी का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। जिया कहती है मॉम डैड आपकी कंपनी का फंड बिल्कुल सेफ है, मैंने पहले ही वहाँ से हटा लिया था, मुझे पहले ही आइडिया था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। मैंने आपका टिकट करा दिया है, आप दोनों बाहर घूम कर के आओ, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके पेरेंट जिया की बात को अग्री कर जाते हैं। फूजी जिया को लेकर के जा रहा था। फूजी का जिया का ख्याल रखते हुए देख करके उसके फादर भी उन दोनों के रिश्ते को मान जाते हैं। बाहर जाने पर जिया फौजी से पूछ रही थी आखिरकार मेरे फादर ने तुमसे क्या बोला था। फौजी अभी उसे नहीं बताता है, वो जानबूझकर के जिया को छेड़ रहा था। दोनों बात करते करते रोड के बीच में आ जाते हैं। तभी हम लोग क्यू को देखते हैं, वो जिया से बदला लेने के लिए कार काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हुए लेकर के आ रही थी। ये सोचते हुए वो उसे रास्ते से ही उड़ा देगी, लेकिन तभी फौजी बीच में आ जाता है। जिया जल्दी जल्दी हॉस्पिटल को कॉल करती है और पुलिस वालों को भी बुलाती है। पुलिस वाले तो क्यू को वहाँ से लेकर के जाते हैं, लेकिन फूजी को यहाँ पर सर पर गहरा चोट लगा था और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। कुछ घंटों बाद फूजी को हॉस्पिटल में होश आता है। वो सामने जिया को देख करके गले से लगा लेता है। वो बहुत ही डर गया था कि इस बार कहानी किस तरीके से चेंज होगी और क्या वो दोबारा जिया से मिल भी पाएगा या नहीं। जिया उसे कहती है मैं कितनी डर गई थी, तुम्हें आइडिया भी है। यहाँ पर आगे जो आइलैंड पर जिया को लेके जाने वाले थे वो सीन जल्दी ही आने वाला था। वो आइलैंड बहुत ही खतरनाक था, लेकिन फ़िलहाल का सीन तो ये था कि जिया वापस से फौजी को उसी तरीके से टॉर्चर कर रही है। उसे फौजी की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस और एक्सेसिव होने वाला था। स्टिल फौजी सब कुछ झेल रहा था। जिया के इस तरीके से उसे परेशान करना, वो एवरीथिंग यहाँ पर झेल रहा होता है। जिया जैसे ही प्लॉट ख़त्म होता है, फौजी के इस चोट लगे बॉडी को देख के बहुत रोने लगती है। फौजी जिया से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। जिया यहाँ पर अग्री करती है, तब फौजी जाकर उसे किस करता है और उसे काम डाउन करते हुए कहता है जिया को इस बात का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुश है कि उस प्लेस पर जिया है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में रहते हैं। जिया यहाँ पर प्लान बना रही होती है आगे जो कुछ भी होने वाला था। तो फौजी को बता दी है इस कहानी में तुम्हारे और लिली के भी कुछ रोमांटिक सीन्स होने वाले हैं। अब तुम दोनों मेन कैरेक्टर आगे चल करके बनने वाले हो। उसे इस बात से काफ़ी जेलसी हो रही थी। वो यहाँ पर लिली से मिलने के लिए जाती है। तभी फौजी भी वहाँ पर आता है। एज यूजुअल रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और ये देख करके जिया को काफ़ी जेलस होने लगता है। वो फौजी को लिली से दूर रहने के लिए कहती है। लिली पूछती है आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। जिया उसे कहती है देखो ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रही हूँ उससे हमारी लाइफ बहुत मैटर करती है। वो जिया को बातें बताती है कि वो लोग असल में नॉवेल वर्ल्ड में हैं। इस कहानी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लिली फीमेल लीड है, फौजी और लोयन मेल लीड है। मतलब वो पूरी कहानी अपना सुना रही थी।
उसे तो लगा था कि पता नहीं लिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसकी बात का ट्रस्ट करेगी या नहीं। 50-50% चीज़ें थे। स्टिल लिली यहाँ पर एक बार में ही जिया की बातों का ट्रस्ट कर लेती है। जिया कहती है ऐसे कैसे हो गया, आज तक तुम दूसरी हो जो कि फूजी के बाद मेरी बात को एक बार में मानी हो। लिली उसे बताती है कि जब लिफ्ट में वो दोनों मिले थे, जिया ने कहा था फोहन को सोचने के लिए कि जब भी लिली मुसीबत में होती है तब वो वहाँ कैसे पहुँच जाता है। उस दिन से छोटी छोटी चीज़ें लिली यहाँ पर नोटिस करना स्टार्ट करती है। और बिल्कुल बात सही था यहाँ पर जिया का कि जैसे ही डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ही लिली परेशान होती है, फोहन यहाँ पर हाजिर हो जाता है। अब जिया और लिली में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिया यहाँ पर थोड़ी ड्रंक थी और वो लिली से काफ़ी हंस हंस करके बातें हो रही थी। फौजी यहाँ पर जिया को जेलस करने चला था और वो खुद यहाँ पर जिया की लड़की दोस्त लिली से जेलस हो रहा था। जब वो नोटिस करता है लिली बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है तो वो उसे कहता है चलो आई थिंक घर जाने का वक्त आ गया है। लेकिन जिया यहाँ पर फौजी को कहती है जाओ लिली को घर छोड़ के आओ। रास्ते में लिली उसे कहती है कि क्या वो भी उसे प्यार से फौजी बुला सकती है। फौजी उसे कहता है कि नहीं, वो उसे इस नाम से नहीं बुला सकती है। फिर वो जिया के पास वापस चले जाता है। उसने लिली को पहले क्लियर कर दिया था कि वो जिया को पसंद करता है। जिया कहती है तुम लिली को घर छोड़ने नहीं गए। फौजी उसे कहता है मैं बंदा तुम्हारा हूँ, तुम्हें छोड़ करके दूसरी लड़की को मैं घर छोड़ने के लिए भला कैसे ही जाने वाला हूँ। तुमने मेरे प्यार को इतना कम समझा है क्या। जिया जब फौजी की इन बातों को सुनती है तब वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फौजी को अपने साथ रोमांस करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिया तो अगले दिन बहुत ज़्यादा ही टायर्ड थी। फौजी ये देख करके सिर्फ स्माइल कर रहा था। वो जिया के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रखा था। दोनों साथ में खाना खाते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर जिया को फौजी का खाना बहुत पसंद आता है। वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे आगे जो कुछ भी स्टोरी में होने वाला था। प्लॉट के हिसाब से जिया ने लिली को किडनैप कर लिया था और वो उसे कहती है कि वो उसे रास्ते से ही हटा देगी। लिली को भी अब ये बात पता था कि जिया प्लॉट के हिसाब से ये सब कुछ कर रही है तो वो जिया को कोऑपरेट कर रही थी। यहीं दूसरी तरफ ये बात फुयन को भी पता चलता है कि जिया ने लिली को किडनैप कर लिया है। अब वो जल्दी ही लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आदमी भेजता है ताकि जिया उसे हर्ट न कर सके। लेकिन जब वो देखने के लिए जाता है तो जिया, फौजी और लिली तीनों गेम खेल रहे थे। वो कहता है यहाँ क्या चल रहा है। लिली उसे क्लियर करती है कि देखो मुझे पता है कि तुम इस बात का भरोसा नहीं करोगे, लेकिन हम लोग नोवेल वर्ल्ड में और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ बोला, जो कुछ भी किया, वो सिर्फ कहानी की वजह से था। मैं असल में तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो कोई और नहीं, फौजी ही है। अब यहाँ पर ये सुन करके खुद फौजी भी शौक हो जाता है। ये कब हुआ? लगता है कहानी में चेंज की वजह से हो रहा है। फिर उनसे कहता है आई नो ये लोगों ने तुम्हें ज़रूरी फोर्स किया है सब बोलने के लिए, तुम अब तक मुझसे इतना प्यार करती थी, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लिली उसे कहती है समझना है समझो, नहीं समझना है बाहर में जाओ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जब कोई फील रखती ही नहीं हूँ तो फिर भला मैं रियल में तुम्हारे साथ क्यों रहूँ। वो इन यहाँ पर मुंह बना करके चुपचाप चले जाता है। स्टिल उसका प्यार लिली के लिए ख़त्म नहीं होता है। अब जिया ने तो लिली का कन्फेशन सुन लिया था कि वो फौजी को पसंद करती है। तब उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। लिली से पूछती है क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। जिया कहती है क्या वो सच में फौजी को पसंद करती है। फौजी इनकी बातों को सुन रहा था। लिली कहती है हाँ वो इतना आउटस्टैंडिंग है, भला कोई कैसे पसंद नहीं करेगा। वैसे तुम्हारे और फौजी के बीच कुछ चल रहा है क्या। वैसे तो जिया पहले ना कहने वाली थी, बट फिर वो सोचती है जब वो नॉवेल स्टोरी को चेंज ही करने के लिए आई है तो सच क्यों नहीं बोले। वो लिली को बता देती है कि हाँ वो और फौजी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो फौजी के साथ बहुत खुश है। लिली कहती है डोंट वरी, मैं कोई विलेन कैरेक्टर नहीं बनने वाली हूँ। अगर तुम सच में फौजी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैं कभी परेशान नहीं करूँगी। इनफैक्ट तुम दोनों के रिश्ते को अप्रिशिएट करूँगी। वो दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बैठ करके आपस में बातें करने लगती हैं। अगले दिन कहानी का सबसे वो भयानक सीन आने वाला था जहाँ पर कि जिया को किडनैप करके उस बदमाश से घटिया से आइलैंड पे लेके जाया जाएगा। फौजी को जिया की बहुत फिक्र हो रही थी। जिया कहती है डोंट वरी,
वो जानती है प्लॉट को कैसे हैंडल करना है। अगले दिन वो लोग उस प्लेस पर थे जिस प्लेस से जिया को किडनैप किया गया था। लिली भी फौजी के साथ थी और उन लोगों ने जिया में ट्रैकर लगा करके रखा हुआ था। जिया जानबूझ करके खुद को किडनैप करवाने के लिए उतरती है। उसे बस कैसे भी करके ये कहानी मतलब रियल जो स्टोरी थी उसे ख़त्म करना था ताकि वो फौजी के साथ आराम से रह सके। वो लोग ट्रैकर के हिसाब से उन्हें फॉलो कर रहे थे, तभी अचानक से ट्रैकिंग सिग्नल गायब हो जाता है। फौजी को याद आता है यह उस नॉवेल की राइटिंग के वजह से हुआ है। अब वो दिमाग लगाता है और जिया को फॉलो करते हुए जा रहा था। आखिरकार जिया कहाँ हो सकती है। इधर जिया की आँख खुलती है, वो सामने फुयन को देखती है। जिया उसे कहती है कि होश में आओ, तुम विलन नहीं हो, तुम हीरो हो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में पिछली बार भी जब उसका किडनैपिंग हुआ था तो वो फुयन ने कराया था, ना कि फौजी ने। अब जिया को असली कहानी पता चलता है। हीरो के नाम पर असली विलेन तो फुयन है, बल्कि फौजी तो जेन्युइनली उसका केयर करता है, उससे प्यार करता है। फुयन ने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट किया था और फुयन ही यहाँ पर जिया को यहाँ लेकर के आया है क्योंकि वो उसके और लिली के बीच में आ रही है। अब जैसे ही प्लॉट ख़त्म होता है तो फौजी और लिली दोनों ही जिया को बचाने के लिए आ जाते हैं। फुयन उन्हें रोकने का कोशिश करता है तो लिली कहती है तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो ना, ठीक है तो मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ। वो हाथ में गन ले लेती है, खुद को शूट करने की एक्टिंग करने लगती है। फौजी और जिया दोनों ही यहाँ पर उसे काम डाउन कराते हैं। वो अब ठीक है, उसे इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। लेकिन जिया सीधे यहाँ पर फुयन को शूट कर देती है। कहती है जब हम दोनों ही एक जैसे हैं तो भला मैं खुद को क्यों हर्ट करूँ। ये देख करके जिया बहुत ही खुश हो जाती है। फाइनली लिली को अकल आ चुका है और वो लोग वहाँ से अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर पे फौजी जिया का बहुत फिक्र कर रहा था। जिया कहती है बस छोटा सा छोड़ता है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। फौजी कहता है तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर कहानी की एंडिंग कुछ वही हुई, तुम मुझसे अलग हो गई तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। अब जिया उसे कहती है कि नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है ना सब कुछ ठीक है यहाँ पर। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिया फौजी को हक कर लेती है। वो जानती थी कि उसे खोने के डर से वो बहुत ही डरा हुआ है। दैट्स वाई उसे नॉर्मलाइज करती है कि वो लोग धीरे धीरे करके असली कहानी चेंज तो कर रहे हैं ना। वापस से कहानी का प्लॉट यहाँ पर स्टार्ट होता है। जिया वापस से विलन बनने वाली थी। इस बार वो जैसे तैसे करके खुद को बचाती है। फुयन के गुंडों से पड़े हुए थे पहाड़ी से नीचे गिराने से, लेकिन वापस से फौजी बीच में आ जाता है। लिली भी यहाँ पर जिया को फ्लावर देने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसका कैरेक्टर अचानक से गायब हो जाता है। अब जिया को फौजी की फिक्र होने लगती है। आखिरकार मतलब लिली गायब कहाँ हो गई। फौजी उसे समझाता है शायद स्क्रीन राइटर ने लिली को यहीं तक लिखा होगा, हमें फ़िलहाल अपनी कहानी पर फोकस करना चाहिए। जिया सोच रही होती है कि आखिरकार वो फुयन की सच्चाई कैसे बाहर लेकर के आए, क्योंकि जब तक वो उसे रास्ते से नहीं हटाएगी कहानी एंड तक कंप्लीट नहीं होने वाला था। फौजी जानता था कि शायद उससे ही कुछ करना पड़ेगा इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। अगले ही सीन में वो लिली को किडनैप कर लेता है। फुयन से अपने हिस्से के शेयर्स वगैरह मांग रहा था। फुयन यहाँ पर फौजी को डाइवर्ट करने का कोशिश करता है ताकि उसे शेयर्स भी ना देने पड़े और लिली भी उसकी हो जाए। होता भी यही है, जैसे फौजी का थोड़ा सा ध्यान हटता है ना, फुयन उस पर भारी पड़ने लगता है। दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं और वो फौजी को यहाँ पर पकड़ लेता है। जैसे ही विलन वाला प्लॉट ख़त्म होता है ना, जिया यहाँ पर आ जाती है फौजी को बचाने के लिए और उसकी जो लिली थी वो भी खुद का हाथ वाथ छुड़ा करके वो फौजी को प्रोटेक्ट करने के लिए चली जाती है। उन्हें लगा था प्लॉट के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फुयन तो असल में विलेन था। लिली का कहना था मुझे पहले ही पता था कि तुम तो असल में विलन हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बदलने वाले नहीं हो। वो जिया को पकड़ लेता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से धीरे धीरे करके मेरा सब कुछ छिन गया। मैं लिली से प्यार करता था और अब वो भी मेरी नहीं है।
फौजी यहाँ पर फुएन को कहता है, काम करो, तुम जिया को जाने दो, तुम मुझे होस्टेज बना लो, मेरे लिए भी तो जान इतना ही कीमती है। वैसे भी तो तुम्हें मेन प्रॉब्लम मुझसे ही है ना, तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारा छीन लिया है। वो यहाँ पर उसे बताता है कि असल में फौजी तो उसके जगने के पहले ही अवेक है और वो भी कुछ टाइम पहले अवेक हो चुका है, लेकिन वो असल में विलेन था। दैट्स वाई वो चीज़ों को चेंज नहीं कर रहा था, अपनी हरकतों को बदल नहीं रहा था। जिया को पता चलता है कि फौजी पहले से अवेक था। वो फौजी पर ट्रस्ट करते हुए कहती है, उसे इस बात का पूरा भरोसा है फौजी ने किसी रीजन से ऐसा किया होगा। एक तरफ यहाँ पर जो फुएन था वो जिया को शूट करता है, जिसे बचाने के लिए फौजी बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ अपने हाथों से लिली ने चाकू लेकर के फुएन के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो दोनों ही यहाँ पर इंजर्ड होते हैं। लिली ड्राइव करके फौजी और जिया को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा रही थी। रास्ते में फौजी उसे कहता है, ये कहानी तीसरी बार रिपीट हो रही है, हर शुरुआत से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फर्स्ट राउंड में ही मुझे तुमसे असल में प्यार हो गया था, लेकिन हमारी काफ़ी ट्रैजिक एंडिंग थी। तुम्हारे गुजरने के बाद भी मैं ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहा, मैंने भी खुद को निपटा लिया था तुमसे मिलने के लिए। जिया को याद आता है फौजी ने उसे कन्फेस किया था कि उसे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता है। वो फौजी को थोड़ा भरोसा रखने के लिए कहती है, लेकिन कहानी की एंडिंग थी और फौजी का मरना इस कहानी में तय था। दैट्स वाई फौजी के कैरेक्टर को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। इस ट्रैजिक एंडिंग के बाद लिली जिया से मिलने के लिए आई थी। अब फुएन की कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। जिया अपने डैड का बिजनेस संभाल रही थी। वो खुद सबके सामने दिखाती तो थी, लेकिन रियलिटी में फौजी को हमेशा मिस किया करती थी। लिली कहती है, फुएन का क्या करना है, मैंने उसे किडनैप करके रखा हुआ है, उसने हम दोनों को इतना परेशान किया है, उसे पनिशमेंट देना तो बनता है। जिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फौजी पर ही फ़िलहाल फोकस थी। वो उसके ग्रेव पर जाती है, घंटों से बातों करते रहती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बीतता है और इस नॉवेल के स्टोरी में जिया असल में बूढ़ी हो जाती है और अपने लास्ट समय में भी वो फौजी के ही ग्रेव पर थी। लेकिन जैसे ही वो उस दुनिया को छोड़ती है ना, वो पहुँच जाती है अपने रियल वर्ल्ड में, यानी कि उस टाइम जहाँ रेस्ट्रो में वो अपने ही आइडल के आने का वेट कर रही थी। जब उसे होश आता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ है और यहाँ चल क्या रहा है। वो चीज़ों को हैंडल आउट करने का कोशिश करती है। हालांकि उसे फौजी से रिलेटेड सारी मेमोरी याद थी, लेकिन अब भी उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ है, वो उसे नहीं पता था। तभी उसका आइडल जिया से मिलने के लिए आता और ये बिल्कुल फुएन की तरह ही दिख रहा था। जिया कहती है, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भाई है क्या? फुएन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारा आइडल हूँ ना यार, तुम बहुत काम देती हो, मैं ना तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आया हुआ था, तो तुम मेरा पीछा छोड़ो। जिया सोचती हो, क्या हम लोग रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, कि सच में जो कहानी चल रही थी वो बस मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि टीवी पर अभी वो आराम से फ़ोन्स में उन कहानियों को देख पा रही थी। जिया को समझ में नहीं आता है। जब वो सोचती है कैरेक्टर्स बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब कि फौजी भी बाहर आ गया होगा। वो फुएन से फौजी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि फौजी बहुत ही फेमस एक्टर है और वो यूं ही किसी से नहीं मिला करता है। वो यहाँ पर फुएन को कैसे भी करके कन्विंस कर लेती है कि वो यहाँ पर उसे जिया फौजी से मिलने में हेल्प करे। फुएन के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था जिया का मदद करने के अलावा। जिया दिमाग लगा रही होती है कि जब वो इतने टाइम बाद फौजी से मिलेगी तो आखिरकार वो उसे क्या कहेगी। वो फुएन को बाहर ही उसका इंतज़ार करने के लिए बोलता है और ये कहता है कि अगर वो अंदर से बाहर नहीं आई तो वो तुरंत ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए। फिर वो फैंस की भीड़ में फौजी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन अफसोस फौजी को कुछ भी याद नहीं था, तो वो यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता है। जिया मौका निकालते हुए फौजी के चेंजिंग रूम में अंदर एंटर कर जाती है। फौजी फीमेल फैन को यहाँ देख करके चौंक जाता है। जिया उसे हक करके उसे समझाने का कोशिश करती है असल में उनके लाइफ में क्या चल रहा है। फौजी को कुछ भी याद नहीं था। उसके सेक्रेटरी जैसे तैसे करके जिया को वहाँ से निकालते हैं। वो लोग उसे स्टॉकर समझ रहे थे। जिया यहाँ पर लिली से मिलती है। उसे भी कुछ भी पता नहीं था। लिली यहाँ पर एक फेमस एक्ट्रेस थी और फौजी फेमस एक्टर था। वो दोनों यहाँ पर मेल लीड्स में कहानी में काम करने वाले थे।
जिया लिली को बातें बताने का कोशिश करती है, बट उससे ऐसा लगता है जिया यहाँ पर सब कुछ बस मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है और ऐसा ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी होता है। अब उसे एक बार और फूजी से मिलना था। वो फुइन को हेल्प करने के लिए बोलती है। फुइन उसी नॉवेल में उसी स्टोरी में सेकेंड में लीड का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। दैट्स वो प्रैक्टिस करने के लिए वहीं रुका था। उसके बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो फुइन था वो अग्री कर जाता है। वो फूजी से उसे मिलवाता है। जिया उसे किस करने का कोशिश करती है, सोचते हुए कि शायद इससे फूजी को चीज़ें याद आ जाए। लेकिन जैसे वो ऐसा करने वाली थी ना, तभी बाहर से आवाज़ आता है। जो फिल्म में लीड है लिली, वो पानी में गिर गई है। उसे तैरने नहीं आता है, वो डूब रही है। सारे ही लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। जिया की अच्छी दोस्त बन चुकी थी लिली, दैट्स वे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पानी में कूद जाती है। लिली को तो बचा लिया जाता है, लेकिन वो खुद डूबने लगती है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी एंडिंग है, लेकिन तभी फूजी पानी में कूदता है, उससे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है और जैसे ही वो उसे किस करता है ना, यहाँ पर फूजी की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। उसका 3 साल का वो बार बार लूप में फंसे रहने वाला दर्द, वो जिया के लिए प्यार, वो टॉर्चर, वो मोहब्बत, वो सारी फीलिंग्स जो कि जिया के लिए वो अपने अंदर समेटे हुआ था। जिया को होश आता है। वो समझ जाती है फूजी के एक्सप्रेशन को देख करके कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो जो उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे वापस आने में थोड़ा वक्त लगा। जिया कहती है तुम्हें पता है कि मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो लगा कि शायद मैं रियल लाइफ में कभी तुमसे मिल ही नहीं पाऊँगी। फौजी उसे कहता है नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें तो मिलना ही था। वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं। अब ये रियल स्टोरी थी तो इन दोनों का अलग होने का तो कोई चांस नहीं बनता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ फूजी और जिया का रिलेशनशिप चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फुइन और लिली का रियल रिलेशनशिप अब इस रियल स्टोरी में रियल लाइफ में चल रहा होता है। क्योंकि उस लाइफ में तो लिली ने कभी फुइन से प्यार किया ही नहीं था, बट इस लाइफ में फुइन काफ़ी अलग था। दैट्स वाई लिली को उससे प्यार हो जाता है। तो ये दोनों कपल की लव स्टोरी एंडिंग की तरफ जाते हुए हमारी कहानी को एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू माई वीडियोज़।